Good morning, all of you. Good morning, BSc B.Ed second year and BSc first year medical and non medical स्टूडेंट. क्या हाल चाल है बच्चों? बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जो है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. हमने तीन टाइप्स के रेट ऑफ रिएक्शन हमने कल पढ़ लिए थे, जैसा कि पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. आज हम कवर अप करेंगे. अब एवरेज वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ जल्दी फटाफट. औसत अभिक्रिया का वेग क्या होता है? और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं. फटाफट देखो बच्चों कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि औसत अभिक्रिया का वेग क्या होता है और तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है. दोनों में डिफरेंस मुझे करके बताओ बच्चों, जल्दी फटाफट. शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आपका. इतनी देर में बच्चों का वेट करते हैं. बच्चे सारे आज ही क्लास में, फिर अपने करते हैं शुरू. ओके, जल्दी फास्ट. बच्चों पहले मैं तुम्हें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बता दूं. आप इतनी देर रिप्लाई करो कि व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले मैं बता ही देता हूं चलो आपको. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैंने बताया था कि जब जो रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, जो रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है उसको क्या बोलते हैं? अपने फाइनाइट टाइम इंटरवल, यानी एक निश्चित समय अंतराल में किसी सांद्रता में परिवर्तन, जिसको अपने डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. चेंज इन कंसंट्रेशन को ब्रैकेट लगा करके सी से लिखते हैं. अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी भी कंसंट्रेशन में चेंज आता है किसी टाइम इंटरवल में, किसी समय अंतराल में, तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया का वेग. ये अपने निकाल चुके हैं बच्चों. इसको मैंने तुम्हें कैलकुलेट करना तुम्हें सिखा दिया है. अगर आपको इसको कैलकुलेट करना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं. अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में बात करें, तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करें, तो आपको मैंने बताया था कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपने कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, यानी जिसमें टाइम इंटरवल बहुत कम हो, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर हो, यानी डेल्टा टी टाइम टू जीरो हो, समय में परिवर्तन, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू जीरो, 10 to 0 हो, तो उस टाइम जो कंसंट्रेशन आएगा, जो कंसंट्रेशन में माइन्यूट लेवल पे चेंज आएगा, एट माइन्यूट टाइम, थोड़े से समय में थोड़ी सी सांद्रता में परिवर्तन, जिसको अपने डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं अपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हम कर चुके हैं. अगर हम आगे बात करें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, तो इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग. इसका मतलब क्या है कि टी टाइम जीरो पर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है. अब तुम कहोगे बच्चों कि सर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो टी समय जीरो पर किसी भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. बात सही है आपकी, बिल्कुल बात सही है. क्या आपने कभी बाइक चलाई है बच्चों? जब आप बाइक ड्राइव करते हो, बाइक पर राइड करते हो, चलाते हो उसको, तो आपने कभी नोट किया हो, जो आप रेस देते हो उसको, जब आप रेस देते हो और आपने बाइक को अभी तक चलाया नहीं है, सिर्फ आप रेस दे रहे हो, रेस, उस टाइम भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना. बाइक अभी चलनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उस टाइम भी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होता है इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पे. इनिशियल टाइम मतलब टी टाइम जीरो पर नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में चेंज आता है एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां टाइम क्या है? जीरो है. डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो नहीं है, टी इज इक्वल टू जीरो है, टाइम जीरो है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है. उस टाइम जब कंसंट्रेशन पे माइन्यूट लेवल पे जो चेंज आता है उसको बोलते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, या उसका प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग बोलते हैं. तो डीसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो पर इट इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग. तो हमने इस तरीके से तीन प्रकार के हमने वेग पढ़ लिए थे. तीन प्रकार के अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ चुके हैं. रेट ऑफ रिएक्शन के 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं: एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन.
इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता चुका हूं, हाउ टू फाइंड, हाउ टू कैलकुलेट, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। आज रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं। हालांकि मैं पहले आपको बातों बातों में बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं आज भी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन जितना अब डीप में करवाया है, शायद इतना कभी नहीं करवाया होगा। तो बच्चों ढंग से आप वीडियो देखो। जो बच्चे क्लास नहीं लगाते, मुझे सब पता है कौन बच्चे क्लास नहीं लगा रहे, मैं माइन्यूट लेवल पे बारीकी से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हमारे कंप्लीट हुए, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे कंप्लीट हुआ। इसको नंबर दो 3 नंबर। ओके, इसमें कोई ज्यादा डेफिनेशन हमने नहीं लिखनी है, बस सिंपल सी बात लिखनी है कि t इज इक्वल टू 0, t समय 0 पर जो सांद्रता में परिवर्तन आएगा समय के सापेक्ष, उसको हम अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहेंगे। चलिए बच्चों आगे हम नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं। अभिक्रिया की हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, किसी अभिक्रिया की वेग की इकाई की गणना करने जा रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर आप डेल्टा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां डेल्टा लगा दो बच्चों, मैंने डी लगा दिया। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको बोलते हैं अपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइम इंटरवल में ये कंसंट्रेशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 यानी समय में परिवर्तन 0, चेंज इन टाइम 0 हो, तब इसको लिखते हैं डीसी अपॉन dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें इसका रेट कैलकुलेट करना है तो हमने रेट तो इसका कैलकुलेट कर लिया, अब हमें इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है, इसकी इकाई निकालनी है। बच्चों अगर आपको कंसंट्रेशन केमिकल काइनेटिक के न्यूमेरिकल में नहीं दे रखी है तो आपको कंसंट्रेशन मोलैरिटी की टर्म में मेजरमेंट करनी है, मोलरता के फॉर्म में आपको मापना है इसको। अगर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो आपको मोलैरिटी की टर्म्स में हमें डिफाइन करना है। मोलैरिटी की टर्म्स से हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में हम क्या करेंगे, हम मोलैरिटी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, यानी एक आपने क्या लिया, एक आपने सॉल्यूशन लिया, आपने क्या लिया, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, उसके अंदर आपने अगर 1 मोल आपने कोई सब्सटेंस मिला दिया इसके अंदर, और ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर या 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सोल्यूट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे बच्चों अपने, 1 मोलर, यानी 1 मोलर वाला विलयन। ओके, तो मोल पर लीटर यानी 1 मोल पर लीटर प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं अपने, मोलरता बोलते हैं। इट इज कॉल्ड मोलरता। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, जब 1 मोल विलय के 1 लीटर विलयन में घोले जाने पर जो सांद्रता आती है उसको बोलते हैं मोलरता या मोलैरिटी कहा जाता है। तो मोलैरिटी को हम मेजर करते हैं मोल पर लीटर में। ओके, तो अगर हमें टाइम को मेजर करना, तो टाइम को मेजर करने का तरीका बच्चों एक ही है कि टाइम को मेजर करने के लिए या तो आप इसको सेकंड में मेजर कर लो, इसको आवर्स में मेजर कर लो, या डे में मेजर कर लो, या मिनट्स में मेजर कर सकते हैं अपने। हमारे पास इसके टोटल 4 हमारे पास इसकी यूनिट्स हैं, सेकंड्स, आवर्स, डेज एंड मिनट्स। ओके बच्चों, बात समझ में आई। अगर आपको क्वेश्चंस में अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम की यूनिट नहीं दी हुई, तो आपको सेकंड मानकर चलनी है और सेकंड मान करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर हम बात करें इसको, इन दोनों बातों को हम अगर पुटअप करें न्यूमेरिकल में तो क्या आता है, ROR इज इक्वल टू मोल पर लीटर। मैं यहां पर इस फॉर्मूले को कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में मैं पुटअप करने जा रहा हूं कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अगर मैं पुटअप करूं आपके सामने, मैं दिखाने जा रहा हूं बच्चों, 1 मिनट रुको, स्क्रीन साफ कर दें पहले। ओके, अब मैंने क्या किया कि इस कंसंट्रेशन की टर्म को, जो कंसंट्रेशन की जो हमने यूनिट निकाली है मोल पर लीटर मैं यहां पुटअप करने जा रहा हूं। मैंने यहां पुटअप कर दी, कंसंट्रेशन में चेंज क्या आता है, मोल पर लीटर, और टाइम क्या कर दिया मैंने सेकंड्स में।
तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, मोल पर लीटर इंटू सेकंड। अगर इसका हम मात्रक लिखें तो यूनिट क्या निकल के आई है, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट निकल के आती है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकल के आती है, क्या निकल के आती है, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट बच्चों नोट कर लो। एक बात मैं और बता दूं, जब हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाते हैं ना, तो हमें दो तरीकों से इसका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इसका हम पहले देखते हैं कि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। एक फेज तो हमने क्या ली है, अगर हम फेज लेते हैं बच्चों एक्वस, हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर की इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में पहले उससे हमें फेज के बारे में बात करना। अगर फेज है एक्वस मीडियम, अगर फेज है एक्वस मीडियम यानी जलीय माध्यम में, तो जलीय माध्यम में जब भी आप टर्म यूज करोगे कंसंट्रेशन के लिए, तो वो सी टर्म यूज करोगे। ओके, तो ये केस फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया, तो इसको आप केस फर्स्ट दे देना कि केस फर्स्ट अगर एक्वस मीडियम ले रहे हो आप, एक्वस मीडियम में केस फर्स्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो वो कंसंट्रेशन की रिस्पेक्ट में निकालेंगे एंड टाइम की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके बच्चों, तो इसका नाम है केस फर्स्ट। ये पूरा हमने केस फर्स्ट कर लिया। जब हम एक्वस मीडियम ले तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है। अगर हम एक्वस मीडियम ना ले तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। मैं अब क्या करने जा रहा हूं, मैं अब मीडियम लेने जा रहा हूं। कौन सा मीडियम, सेकंड केस करने जा रहा हूं। केस सेकंड लेने जा रहा है बच्चों। केस सेकंड में मैंने कर दिया गैसीय मीडियम। ओके, यानी गैसीय माध्यम में मैं कोई रिएक्शन को टेक प्लेस करवाता हूं, तब उस कंडीशन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी बच्चों। आपको यह बात पता है कि जब गैसीय मीडियम में कराते हैं तो कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर की टर्म यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर यदि हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में लिखें तो इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में डीपी अपॉन डी लिखेंगे, है ना। तो प्रेशर में चेंज, आपको पता है कि प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय इकाई के रूप में मेजर करते हैं, मापन करते हैं। टाइम को आपको बताया, टाइम का मैंने बताया वो सेकंड में मेजर कर लो या आवर्स में मेजर कर लो या इसको मिनट्स में मेजर कर लो या इसको डेज में मेजर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं दोनों को पुटअप करूं इसके अंदर, अगर मैं दोनों को पुटअप करूं तो क्या निकल के आता है बच्चों, देखते हैं अपने। अगर मैं दोनों को पुटअप करूं तो जो मात्रक निकल के आता है, जो यूनिट निकल के आती है वो निकल के आती है एटीएम अपॉन सेकंड। यानी मात्रक क्या बन गया इसका, एटीएम सेकंड इनवर्स। ये बच्चों केस सेकंड है। जब फेज हमें कौन सी दे रखी है, जब हमें फेज दे रखी है गैसीय फेज दे रखी है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा मात्रक, उस टाइम में क्या आएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स। अगर हमें केस फर्स्ट दिया हो, केस फर्स्ट में हमने क्या माना था, केस फर्स्ट में हमने माना था अगर फेज हमारी क्या दे रखी हो, एक्वस फेज दे रखी हो, तो क्या आएगा, एक्वस फेज में आपको पता है कि कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने कंसंट्रेशन किसमें मेजर की है, मोल पर लीटर में की है, तो मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स ये उसकी यूनिट आ जाएगी केस सेकंड में। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, चले आगे। ये हमने यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। ये हमने इसकी गैसीय मीडियम में आगे हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, आगे जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिक टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए क्या ट्रिक यूज करें। ये हालांकि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं, अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं बच्चों।
सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ए ऑफ ए, कैपिटल ए यहां पर क्या है, स्टैइकोमेट्रिक है, ए क्या रिएक्टेंट है, फिर बी ऑफ बी रिएक्टेंट गिव्स टू सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी। यहां पर जो स्मॉल ए है ये इसकी स्टैइकोमेट्रिक है, बी क्या है, स्टैइकोमेट्रिक है, स्मॉल सी स्मॉल डी इसके स्टैइकोमेट्रिक है, ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है, यहां पर प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट कौन से हैं बच्चों, इसमें रिएक्टेंट जो है ए एंड बी। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, अभी हम शॉर्ट ट्रिक करने जा रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे उसके बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं। सी एंड डी ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट है। आपको बताया कि जब भी रिएक्टेंट के केस में कौन सा निशान लगाते हैं, कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव सिंबल इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि इसकी अंदर डिक्रीमेंट आता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आता है, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और इसके लिए सिंबल लगाया जाता है पॉजिटिव क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आता है। तो इस तरीके से मैं तुम्हें एक केमिकल रिएक्शन लिख करके बता रहा हूं जिसमें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि क्या तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया जाए बाय द मेथड ऑफ ट्रिक। जो ट्रिक आपको एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए लिखनी है। ओके, ये इसकी हमने लिख ली रिएक्शन। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपको ये फर्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया कि फर्स्ट पॉइंट रिएक्टेंट के केस में ए और बी है और प्रोडक्ट के केस में सी और डी है और रिएक्टेंट के केस में सिंबल आता है नेगेटिव और सी और डी ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है। इसमें पॉजिटिव केस आता है, इसमें पॉजिटिव सिंबल आता है, आपको पता है। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या लिखेंगे, सेकंड केस में अगर मैं लिखूं तो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूंगा, स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है और पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल लगाना है रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं सिंपल टर्म्स में तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले ए की रिस्पेक्ट में लिखूं, ए क्या रिएक्टेंट है इसकी रिस्पेक्ट में लिखूं तो आपको बताया कि सबसे पहले इसकी स्टैइकोमेट्रिक लिखेंगे, इसकी स्टैइकोमेट्रिक से सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देंगे, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सिंबल क्या आता है, नेगेटिव आता होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल क्या आता है, नेगेटिव, किसके लिए, रिएक्टेंट के केस में। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया ए की रिस्पेक्ट में। आप रेट ऑफ रिएक्शन चाहे ए की रिस्पेक्ट में लिखो, चाहे बी की रिस्पेक्ट में लिखो, चाहे आप सी की रिस्पेक्ट में लिखो, चाहे आप डी की रिस्पेक्ट में लिखो, सभी इक्वल आने चाहिए और सभी को इक्वल लाने के लिए मुझे उसकी स्टैइकोमेट्रिक से डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी रसमितीकरण से डिवाइड करना पड़ेगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर मैं डेल्टा टी टेंड टू 0 कर दूं तब डी सी अपॉन डी टी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम बात कर चुके हैं। ओके, आगे हम बात करें तो ये हमने ए की रिस्पेक्ट में लिख लिया। अगर हम किसके लिखे रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में लिखे तो सबसे पहले आपको बताया कि बी एक रिएक्टेंट है तो नेगेटिव सिंबल आएगा, क्योंकि नेगेटिव सिंबल हमें ये बताता है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीमेंट आ रहा है, इसकी बी की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है तो उसको नेगेटिव सिंबल से शो कर दिया। फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी लगा दो, मैं डी टर्म यूज कर रहा हूं, डी लगाओ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इजिकल टू, अब यहां ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट खत्म हो गए हैं, ए अभिकारक बी अभिकारक की हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख चुके हैं। जो इजिकल आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आपको बताया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है उसमें इंक्रीमेंट आता है तो उसकी केस में हम लगाते हैं पॉजिटिव सिंबल। पॉजिटिव सिंबल यहां पर स्टैइकोमेट्रिक बच्चों सी है तो उसकी सी से डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन सी, चेंज इन कंसंट्रेशन डी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, हमें पता है कि अब डी बचा है प्रोडक्ट तो डी प्रोडक्ट, सॉरी मैं डी की पहले लिख बैठा, कोई बात नहीं, अब मैं सी का लिख रहा हूं तो सी की यहां डी से इसको डी से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं सी के बिहाफ पे लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन सी के बिहाफ पे लिखो तो इसको स्टैइकोमेट्रिक सी से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी सी अपॉन डी टी। ये हमने सी की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, ये हमने डी की रिस्पेक्ट में, यहां डी कर लो बच्चों, यहां पर डी कर लो
1/d, यानी इसके स्टोइकियोमेट्रिक से इसको डिवाइड करना है। तो ये तरीका रहता है। रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव सिंबल लगाओ, और प्रोडक्ट के केस में हम पॉजिटिव सिंबल लगाओ, और सभी को उसकी स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर दो। अगर आप सभी को उसकी स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर देते हो तो आप क्या निकाल लेते हो, मैंने स्टोइकियोमेट्रिक यहां डिवाइड नहीं किया था, 1/b से मैंने डिवाइड कर दिया, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर देते हो आप रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, सभी के रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल लिख सकते हैं। अगर हमें ये लिखना आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल और करवाने जा रहा हूं बच्चों। अगर तुम्हें एग्जांपल और करवाऊं तो सबसे पहले अब मैं तुम्हें एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन जब करवाया जाता है तो ये बनता क्या है, H2O और O2। आपको एक बात बता दूं, जो भी आपको रिएक्शन, जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा वो केमिकल इक्वली बैलेंस होगा, वो उसको बैलेंस रिएक्शन होगी, केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन, यानी उसकी एक प्रकार की बैलेंस रिएक्शन आपको मिलेगी। अगर बैलेंस नहीं तो आप इसको बैलेंस कर दो, इसका 2 लगा दो, इसका 2 लगा दो, तो आप चेक करो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आपसे ये बोला जाता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके बताओ। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई हुई कि सबसे पहले क्या लिखो, रिएक्टेंट के बिहाफ पे। आपको बताया कि रिएक्टेंट के बिहाफ पे क्या आता है, नेगेटिव सिंबल आ जाता है, और यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, और फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आ गया। ओके, फिर H2O क्या है, P फॉर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने लिख दी। अब मैं प्रोडक्ट के बिहाफ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। मुझे पता है यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक 2 है, और प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव सिंबल आता होता है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो 1/2 H2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, आपको पता है यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक 1 है तो 1/1 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इसको कंसंट्रेशन 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ O2, तो ये इस तरीके से हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका होगा, है ना। ये हमारा H2O2 का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अगर हम कोई और एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल के केस में बात करें तो सबसे सपोज दैट मैं एक रिएक्शन और लिखने जा रहा हूं, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। 1/2 ए रिएक्टेंट की रिएक्शन जब बी रिएक्टेंट के साथ करवाई जाती है, और 1/3 सी प्रोडक्ट बनता है। ओके, 1/2 ए प्लस बी गिव्स टू 1/3 सी रिएक्टेंट बनता है। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको पता है। रिएक्टेंट के केस में क्या लगाओ, माइनस का सिंबल लगाओ, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव का सिंबल लगाओ। हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता इंक्रीज होती है, तो यहां पर पॉजिटिव का सिंबल लगेगा, यहां पर नेगेटिव सिंबल लगेगा। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाएं, अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, मैं इंक चेंज कर लूं फिर तुम्हें बताता हूं लिख करके। अगर मैं लिख करके बताऊं तो मुझे पता है कि ROR इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, तो माइनस सिंबल आ जाएगा, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक से इसको डिवाइड कर देंगे 1/1/2, तो इसका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको एक मिनट साफ कर दूं, अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन टाइम। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/2 आपको बताया कि 1/1/2 है, तो 1/1/2 जो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी अगर इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या आएगा, माइनस का 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओवरऑल इसका क्या आ गया, अगर मैं ओवरऑल इसका लिखूं तो क्या आ गया, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये इसका क्या आ गया बच्चों, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। चलें आगे बच्चों। अगर मैंने किसे लिखा, ए के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में लिखूं तो बी के रिस्पेक्ट में सिंबल लगा दो माइनस, स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है तो 1/1 कर दो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट, माइनस का सिंबल आ गया, अपॉन dt। ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके आ जाएगा,
बी के सापेक्ष यानी बी की रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन किसकी रिस्पेक्ट में, सी की रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन सी की रिस्पेक्ट में लिखूं तो मैं यहां थोड़ी सी इंक सी चेंज कर देता हूं बच्चों, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं इसकी बिहाफ पे लिखूं तो आपको पता है कि पॉजिटिव का सिंबल आएगा प्रोडक्ट के केस में। ओके, क्या सिंबल आएगा, पॉजिटिव सिंबल आएगा, और स्टैइक्योमेट्री से डिवाइड करना है, 1/1 से इसको डिवाइड कर देंगे, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो कन्वर्ट करके क्या आएगा, 3 आगे लग जाएंगे, 3 ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंबल आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला तो हमने लिखा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, बराबर हैं। इस तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अगर मैं इसको समअप करूं तो मैं इसको समअप क्या करूंगा, मैं सारे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखूं तो क्या आएगा, माइनस का 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस 1/1, 1/1 ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3 प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट हुई बच्चों। ओके, आपको ये लेक्चर समझ में आया। ये मैंने कुछ न्यू टेक्निक्स का यूज किया है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ जितनी बातें तुम्हें समझाई है, तुम्हें समझ में आई। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों सारे। मैंने तुम्हें कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है शॉर्ट फॉर्म में वो भी लिखना समझा दिया। तुम्हें एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से, तुमने शॉर्ट ट्रिक वर्ड यूज नहीं करना, तुमने एग्जाम में लिख करके आना तो लिखाना कोई दिक्कत, लेकिन शॉर्ट ट्रिक वर्ड यूज मत करना। ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लिखी है। ओके बच्चों, तो ये हमने कर लिया। हमने क्या किया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया बच्चों। हमने 3 टाइप्स के रेट ऑफ रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, एवरेज, इंस्टेंटेनियस एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। 1, 2 एंड 3 टाइप्स। हिंदी बात करूं, औसत अभिक्रिया का वेग, ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग, प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हम बात करें थर्ड वन टॉपिक, हमने क्या किया, हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली कि हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालना है, वो हमने शॉर्ट ट्रिक कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम ये सारा काम कर चुके हैं। कल हम करेंगे न्यूमेरिकल, तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो तुम्हें एक आधा न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, बाकी न्यूमेरिकल आपको मैं दूंगा। आप मेरा नंबर नोट कर ले बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी न्यूमेरिकल के आंसर दोगे आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे, 9887122980। इट्स माई व्हाट्सएप नंबर 9887122980। ओके, एनीवन कोई डाउट हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो चले बच्चे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ आज की सारी बातें समझ में आई, और मेरी साउंड क्वालिटी कैसे आ रही है और वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बच्चों, शाबाश।